अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स। सो यू ऑल नो कि हम जो है वो हमने एमडी केट की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है कल से, जिसके अंदर पहला टॉपिक मैंने डाला था हमारा सर्कुलेशन चैप्टर का, जिसमें हमने ब्रीफ ओवरव्यू लिया था। इसी तरीके के नोट्स थे वहीं से ही, जो कि मेरे अपने ख़ुद के बनाए हुए हैं। तो आज भी जो है वो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है गैसेस एक्सचेंज। ये हमारा एमडी केट में इंक्लूडेड है, पिछले वाला भी एमडी केट में इंक्लूडेड था। तो बगैर किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होना फ्रॉम एनवायरनमेंट टू बॉडी और बॉडी से इन्वायरमेंट तक। तो इस सबसे पहले इसकी बात करते हैं पैसेज की। तो पैसेज में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले नॉस्ट्रल्स हमारा पहला और सिर्फ एक ही एक्सटर्नल पार्ट है, जो कि रेस्पिरेटरी पैसेज में इंक्लूडेड है। ये बोन्स से मिलके बना हुआ था, कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है, म्यूकस इसमें प्रेजेंट होता है, हेयर इसमें होते हैं, और ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, मॉइस्चर रखती है, वार्म करती है, और तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस तक एयर को वार्म कर देती है। ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाती है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो कि कैविटी होती है, ये डिवाइड हुई भी होती है नेज़ल सेप्टम से, यानी कि एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। इसके बाद अब ये जो है डिवाइड हुई अब 3 पार्ट्स के अंदर, जिसको हमने डिस्कस करना नहीं है। ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस, सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, और इसका काम भी बिल्कुल नॉस्ट्रल्स के जैसा ही होता है। फिर हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है कोन शेप लाइक। अब फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट्स वो कौन कौन से हैं? ये हमारा फेरिंग्स है, इसमें एक आ जाता है हमारा ओरोफेरिंग्स, जो कि ओरल के लिए काम आता है। एक होता है नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स जो है वो हमारी नोज़ से निकला होता है। उसके बाद आता है हमारा लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स जो है वो डिवाइड हुआ आता है हमारे लैरिंग्स में। इसको आप डायग्राम को देखें कि नोज़, नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक हमारे पास आ गया हमारा लैरिंग्स, दूसरा हमारे पास आ गया ईसोफेगस, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम आता है। इसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड हुआ वो होता है 2 पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि लैरिंग्स जो है वो कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे वोकल कोड्स। वोकल कोड्स क्या होते हैं? जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। इनकी टकराने से जो है वो हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो लैरिंग्स की तरह ही इसके अंदर भी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये भी जो है वो हमारे पास एक एपिथेलियम के टाइप है। जैसे इसके अंदर सीलिएटेड कॉलुमिनार थी, इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होती है। इसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो लैरिंग्स है वो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, मसल्स भी होते हैं, वोकल कॉर्ड्स और ग्लोटिस इसकी ओपनिंग होती है। एपिग्लोटस इसके अंदर इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले को अलग करता है और विंड पाइप को अलग करता है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया में सी शेप 15 to 12 कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाई जाती हैं। इसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, उनको हम कहते हैं गोबलेट सेल। गोबलेट सेल, इसको हम गोबलेट सेल कहते हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर भी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये वेंट्रल टू एसोफेगस होते हैं, कि यहाँ पे एसोफेगस है और यहाँ पे हमारा ट्रैकिया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई। ये अपनी तस्वीर में देखना पड़ेगा, देखें यहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये हमारा आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया आया। अब ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो रहा है, लंग्स में जा रहा है। यहाँ पे जो डिवीज़न हो रही है ना, ये कहलाती है ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई भी कौन सा? प्राइमरी ब्रोंकाई। अब जब ये ब्रोंकाई डिवाइड होगा फर्दर उसके अंदर, तो हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये राइट है और ये लेफ़्ट है। अब हमारे पास जो है ये अभी फर्दर डिवाइड होता है, तो हम इसको या तो टर्शरी ब्रोंकाई कहते हैं या तो ब्रोंकियोल्स कहते हैं। सॉरी, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि ब्रोंकाई जो है किस तरीके से है और क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें। तो इसके अंदर सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम, जैसे इसमें था ना वैसे ही इसमें है। इसके अंदर स्क्वैमस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें हमारा सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई, तो इसमें इरेगुलर कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सी शेप नहीं होती हैं, जबकि प्राइमरी ब्रोंकाई में सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स ही होती हैं, जैसे कि ट्रैकिया में प्रेजेंट थी।
इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम नहीं होता, जबकि सीलिएटेड कुबॉइडल एपिथेलियम होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका डिफरेंस है शेप का। फिर हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल, जो कि फाइनली एल्वियोलर डक्ट के पास जा रहा होता है। अच्छा, अगर हम देखें कि जो टर्मिनल ब्रोंकायोल हैं उसके अंदर डायमीटर कितना होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर, लेस देन 1 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। तो कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट नहीं होती और सिंपल कुबॉइडल यानी कि इसके अंदर सीलिया नहीं होता, सिर्फ सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकल में हमने देखा कि कार्टिलेज नहीं होती जिस तरीके से इसमें थी, और ये डिलीवर करता है एयर को एल्वियोलाई तक। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। सो लुक एट दिस, ये जो है वो हमारा ब्रोंकायोल है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल, जो हमारे एल्वियोलर तक हमें लेके जा रहा है हमारी गैसेस को। तो अब इसके अंदर भी हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है ये वाला पार्ट जो कि एल्वियोलर डक्ट कहलाता है, क्योंकि ये डक्ट लाइक है, ट्यूब लाइक है। फिर हमारे पास आ जाता है एल्वियोलर सैक, यानी कि ये जो लेयर आपको दिख रही है इसको हम कह रहे हैं एल्वियोलर सैक, जिसमें हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, ये आपने सारा का सारा याद करना है अच्छे तरीके से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे लंग्स की। तो लंग्स जो है ये पेयर होता है, डिवाइड हुआ है मीडियस्टीनम से, जिसकी डिवीजन के अंदर देखो यहाँ पे अगर ये डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है, बाय हार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है। अब एरिया बिटवीन लंग्स यानी कि ये एरिया जहाँ पे हार्ट हो और मीडियस्टीनम उसको कहते हैं। थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, कोनिकल इसकी शेप होती है, यानी कि ये इस तरीके का होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इसके बेस क्या होती है, डायाफ्राम। ओके, ये हमारा लंग्स है और यहाँ पे जो है मस्क्यूलर शीट होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। और इसका जो एपेक्स है ना, इसका ये लगता है क्लेविकल से, जो हमारी कोलर बोन है, जो ब्यूटी बोन है, वहाँ पे जाके ये लगता है। अच्छा, तो अब जो लेयर सॉरी क्या हो गया ये, खैर ओके सॉरी, लंग्स जो है वो पेयर होता है, हमने ये देख लिया है। और इसके अंदर भी एक लेयर होती है और ये डबल लेयर पे होती है, क्योंकि लंग्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करनी है। तो लंग्स को जो है वो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से जो है प्रोटेक्शन मिली हुई होती है, जिसको हम कहते हैं प्ल्यूरा उसको हम कहते हैं। अब इसके अंदर भी 2 उसमें डिवाइड हुई हुई है, एक होती है विज़रल और एक होती है हमारी पैरेटल। विज़रल को हमने कल भी डिस्कस किया था कि विज़रल वो जो ऑर्गन के सबसे ज़्यादा करीब हो, ये आउटर लेयर होती है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है विज़रल प्लूरा, और जो चेस्ट वॉल के साथ होती है। मीन्स अगर हम देखें, ये देखो जैसे कि ये लंग्स है हमारा, थोड़ा ज़्यादा कॉनिकल हो गया, ये हमारी रिब्स हैं, जो लंग्स के साथ होगी ना वो हमारी होगी विज़रल प्लूरा, और जो इधर होगी ना इसके साथ यानी कि रिब्स के साथ वो हमारी होगी क्या, पैरेटल प्लूरा। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब इस प्लूरा के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, और ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, स्मूथली फंक्शन करवाता है, और ये कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। ओके, अब हम बात करते हैं हिलम क्या होता है। तो हिलम जो है वो ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लंग्स है, ये हमारे पास दूसरे लंग्स है, सॉरी माई ड्राइंग इज़ नॉट दैट गुड। तो अब हम देखते हैं ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन होती है बहुत लंग्स के दरमियान, जहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, क्योंकि भाई लंग्स के अंदर भी तो ब्लड वेसल्स आएंगी ना, इस वजह से। अब हम बात करते हैं सरफेक्टेंट की। हम सरफेक्टेंट की बात करने से पहले मैं आपको 2 बातें और बताना चाहूँगी जो कि शायद मैं भूल गई। तो फेरिंग्स जो है उसकी लेंथ होती है 13 सेंटीमीटर का होता है फेरिंग्स। और अगर हम बात करें हमारे ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया जो है वो होता है 10 to 11 सेंटीमीटर। ये दोनों जो है रेंज लिखी हुई है बुक के अंदर, तो यू कैन ऑल्सो सी। अब हम बात करते हैं सरफेक्टेंट की। तो सरफेक्टेंट से आपको पता चल रहा होगा कि ये भी एक फ्लूइड की तरह ही है। तो ये बना हुआ होता है लिपोप्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से, सिक्रेटेड बाय टाइप 2 एल्वियोलर सेल के टाइप 2 से ये जो है निकला होता है। फॉर्म लेयर आउट ऑफ द सरफेस ऑफ पैरेटल फ्लूइड। अब जो पैरेटल फ्लूइड है ना, पैरेटल जो मेम्ब्रेन थी उसके अंदर जो फ्लूइड था
उसके ऊपर ये एक और फ्लूइड बना लेता है। अब ये क्यों, इतनी ज़्यादा किस बात की ज़रूरत है भाई? टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, स्पीड अप द ट्रांसपोर्ट, हेल्प टू किल बैक्टीरिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ओके। अच्छा, तो अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जो पेरिटल फ्लूइड है, जो सर्फेक्टेंट है, वो कम होगा, तो उसके अंदर डिस्ट्रेस फाइंड होगा, जो ज़्यादा होता है किसमें, इन्फेंट्स में। जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा सर्फेक्टेंट नहीं पाया जाता। और एट द एज ऑफ जेस्टेशन लेस देन 7 मंथ, यानी कि 7 मंथ के अंदर अंदर जो इन्फेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ही पाया जाता है। अच्छा, तो अब जो है वो हमारे पास रह गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें। एक तो ये कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंट्रोल करती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होती है हमारी, कि हम 15 to 20 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर हम 15 से 20 टाइम सांस ले लेते हैं। इसके अलावा पैसिव ब्रीथिंग क्या होती है, लंग्स और स्पंजी होते हैं, तो लंग्स बाय इटसेल्फ कुछ भी नहीं करते। अगर इनके अंदर हवा भर जाती है तो दे विल जो है अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, और अगर नहीं आती तो फिर वो अपने तरीके से ही रहेंगे। जिस तरीके से स्पंज होता है ना, कि अगर हम उसके अंदर उसको पानी में डिप कर देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसी तरीके से लंग्स में भी होता है। अच्छा, ब्रीथिंग सेंटर हमारा कौन है, यानी कि हमारी ब्रीथिंग सेंटर, हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लंगोटा। इंस्पायरेटरी सेंटर कौन है, यानी कि जब हम इंस्पायर करते हैं वो कौन करवाता है, वेंट्रल या लोअर पोर्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगोटा। और एक्सपायरेटरी सेंटर कौन है, डोर्सल और लेटरल पोर्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगोटा। ओके, तो फोर्स ब्रीथिंग सेंटर, यानी कि जब हम जानबूझ के सांस लेते हैं, मतलब डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं, तब वो कौन करवाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो 2 पार्ट हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो हमारी फोर्स ब्रीदिंग करवाता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसकी कैपेसिटीज़। टोटल लंग कैपेसिटीज़ हमारी कितनी है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि होती क्या है। चलें देखें, यहाँ पर ये हमारी बुक के अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर। तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास कुछ लिखी हुई हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटीज़, यानी कि ओवरऑल हम कितना ब्रीथ कर सकते हैं, कितना इनहेल कितना एक्सहेल कर सकते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडियल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी है। तो हम इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम इज दैट के जितनी सांस हमें लेनी चाहिए, जितनी हमारे लिए वाइटल है वो, तो ये इतनी है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो अब अगर हम जानबूझ के सांस लेते हैं, जानबूझ के अगर हम इंस्पायर करते हैं, तो हम कितना कर सकते हैं। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम इतना, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम होता है, हम इतने ज़्यादा जानबूझ के सांस को अपने अंदर नहीं भर सकते जितना हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो इस वजह से उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमारे लिए रहना अंदर ज़रूरी है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे लिए जो ज़रूरी होती है। ओके, तो इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं हम, बस इतना ज़्यादा है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आ सकता है पेपर में। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी ब्रीथिंग रेट कितनी हो जाती है, 30 टाइम, यानी कि इतने टाइम 20 टाइम इंक्रीज, अपना ये 10 टाइम इंक्रीज हो जाती है। टोटल लंग्स कैपेसिटीज़ हमारी कितनी है, 500 to 600 मिलीलीटर हमारी जो है टोटल लंग कैपेसिटी है, इनकी इतना जो है वो हम इंस्पायर कर सकते हैं, इतना हम एक्सहेल कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग को, जो कि हमारी है 500 ml, यानी कि इतनी ब्रीदिंग हम नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद आ जाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम इंस्पायर करते हैं फोर्सफुली, कितना इंस्पायर कर सकते हैं हम, 3300 ml। एक्सपायरेटरी कितना ज़्यादा हम फोर्स से एक्सपायर कर सकते हैं, 1000 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि रिमेन होता है आफ्टर एक्सपायरेशन, 1200 ml। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके अंदर वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हमें रहती हैं जो कि आई एम नॉट डिस्कसिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि एयर एंटर होती है, जब एयर अंदर जाती है तो लंग्स का वॉल्यूम जो है वो
इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। रिब्स स्टेर्नम जो है वो आउटसाइड निकल जाती हैं। डायफ्राम जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो है वो फ्लैट हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है ना, तो इस तरह से ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कोनिकल। अब जब एक्सपायर होता है तो एयर बाहर जा रही होती है, लंग्स का वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा होता है, रिब्स स्टेर्नम अंदर जा रही होती हैं, डायफ्राम अपनी जगह पर आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो वो एक डोम लाइक शेप बना लेता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये हमारे पास है एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ से ब्लड वेजल्स से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाता है, जो कि वापस चला जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड आ जाता है, जबकि ब्लड हमारा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। वैसे हमारा ब्लड पर्पल होता है, ठीक है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना वो पर्पल होता है। अब हम देख लेते हैं कि कब कितनी हमारी कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन के साथ हमारा जो ऑक्सीजन है वो बाइंड हो जाता है, तो ये बना लेता है हमारा ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और हाई जो हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन को अपने पास रख सकता है, 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड अपने साथ स्टोर कर सकता है। जब इतना ब्लड होगा ना तो हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो 100 mm हो जाएगी, और जो ब्लड है वो 100% सैचुरेटेड हो जाएगा। ये वैसे आई एम नॉट डिस्कसिंग इसको ज़्यादा डिटेल में, लेकिन फिर भी यू कैन लिसन मी। अंडर नॉर्मल कंडीशन 115 mmHg ऑक्सीजन की टेंशन जब बढ़ जाती है तो 19.6 वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन का वो सिर्फ और सिर्फ 100 ml ऑफ ब्लड को कैरी कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन क्या हो जाती है, और जो हमारी ब्लड है वो कितना हो जाता है, 98% सैचुरेटेड। सो दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर मस्ट कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी दूसरे चैप्टर की, मे बी immunity or something else. So you can also tell me in comment if something bothering you or about something related to other MDK stuffs. I will respond you and we will meet after this day. Allah Hafiz.